आवाज आ रही है? पूजा, रीना। हाँ यस मैम। मैम, आ रही है आवाज। चलिए दोस्तों, कल की तासिका में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से भोगा हुआ जीवन का यथार्थ है हमारा उपन्यास समय सरगम। तो समय सरगम की बात यदि हम लोग कर रहे हैं तो अरण्या और ईशान, इन दोनों के बीच में चल रही उनकी लाइफ को हम लोग देखना चाहेंगे कि किस प्रकार के जीवन की यथार्थता को, दार्शनिकता को एवं समस्या परक मूल्यबोध को किस प्रकार से यहाँ पर कृष्णा सोप्ती जी ने बताने का प्रयास किया है। क्या क्या लिया आप लोगों ने इस उपन्यास से, क्या पता चल सकता है हमें? आप लोग बात करते जाइएगा। हमें परिवार के साथ एकत्र रहना चाहिए। हम्म, हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें घर से बाहर निकालना चाहिए। सही। और ये सबके लिए है, किसी एक के लिए बिल्कुल नहीं है। क्या अरण्या अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है? हमारा हाँ सवाल है। मैम। हाँ, तो क्या कार्य करती है वह? वो नीम के पत्ते खाती है और वो करेला। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, कहाँ तक आए थे, कुछ याद आ रहा है? बट चल मैम वो दामिनी है या कामिनी, मैम बहुत कंफ्यूज होता है। कल भी बताया हमने कि वो कामिनी है। हाँ, वो उनको वो क्या बोलते, डाइनिंग टेबल क्या कुछ तो भी था। क्या था? कुछ भी मतलब क्या? उनकी आदत कैसी थी? दमयंती की आदत कैसी है? कौन कौन सी? वो दमयंती को बहुत भारी सेंट वगैरह लगाना पसंद है। बिल्कुल सही। और उनके बहू बेटों से वो डरती है। और और अभी वो उनको सूती कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे, और अभी उन्होंने सूती कपड़े सिलाए अनाथ आश्रम में जाने के बाद। हाँ, नहीं नहीं, वो वृद्धाश्रम। देखिए वो न तो वृद्धाश्रम जाती है न तो अनाथ आश्रम जाती है दोस्तों, है ना। वह अपनी यह जो अरण्या है, तो यह अरण्या दमयंती एक सयानी औरत के रूप में दिखाई देती है। जबकि हमने कल की तासिका में आपको बताया था कि एक कॉल आता है अरण्या को और वह अनिच्छा से फोन उठाकर आवाज में टाल देती है, और फिर से एक बार वह 1 घंटे में फोन बजता है। फोन पर ईशान की मित्र दमयंती बोलती है। दमयंती को काम है जिस कारण दमयंती उनके साथ मिलना चाहती है, लेकिन दमयंती के घर पर वो बुलाती है। तो दमयंती कौन है? तो वास्तविक तौर पर ईशान रास्ते में चलते हुए दमयंती की बात करते चले जाते हैं कि दमयंती मेरी सहेली है, चूंकि वो अपने घर के पड़ोस में रहती थी। वह देखने में अत्यंत आकर्षक है, चुलबुली है और चुस्त हुआ करती थी जब वह हमारे साथ रहा करती थी। कीमती परफ्यूम उसकी पहचान थी। उसके पति भले आदमी थे, कदरदान थे, संजीदा थे और अपने पत्नी पर फिदा थे। बच्चों का पालन पोषण हमेशा से किया करती थी, लेकिन पति के गुजर जाने के पश्चात दमयंती अब साधु महात्माओं के बीच में रहती है। क्लियर हुआ? पूछा न कि वह वृद्धाश्रम में जाती है, न तो अनाथ आश्रम में जाती है, बल्कि वह साधु महात्माओं के बीच में जाती है, अर्थात वह आध्यात्मिक क्षेत्र में अब उसकी पहुंच हो चुकी है। पहनने ओढ़ने यस का मैम। सलीका, उसे गृहस्थी का कायदा, उसकी मीठी बातचीत और अधिकतर जो औरतें हैं वह इन सब कारणों से उनसे ईर्ष्या करती है। अब वो काफी बदल गई है। ईशान और अरण्या जो है वो दोनों का स्वागत ईशान और अरण्या का स्वागत दोनों का दमयंती करती है, लेकिन दमयंती की मुद्रा में आज भी वही आत्मविश्वास है। उसके घुंघराले ग्रे बाल है, मुखड़े का रखरखाव, इससे वह संपन्न सयानी औरत दिखाई देती है। दमयंती ईशान और अरण्या को ड्राइंग रूम से बचाते हुए अपने कमरे में ले जाती है। वो कहती है कि जब से आश्रम में रहने लगी हूँ मेरी वृत्ति सी बदल गई है। अब तो मैं शाकाहारी हो गई हूँ। पहले मांस अंडा खाया करती थी, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं होती। मुझ में ही बड़ा बदलाव भी आया है, क्योंकि मैं पहले सूती कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।
अब मैंने सूती जोड़े बनवाए, रेशम पहनूँ तो बेटे देखिएगा कि जैसे ऐज के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे कहा जाता है कि यदि बूढ़ी औरत हमारे सामने आती है और वो रंगीले कपड़े पहन के आती है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे आप लोग हो और हम लोग हैं कि इस ऐज में हम लोगों को ऐसे सफ़ेद कपड़े पहन कर जैसे कैसे बात करें हम, मतलब कैसे समझाएँ आपको कि जैसे बूढ़े लोगों के जैसे कपड़े पहन कर आना, उनके जैसे बात करना, दिस इज़ नॉट फेयर। हमारी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। तो जैसे चमक-दमक वाले जो कपड़े थे, उस समय में, उस उम्र में वो पहना करती थी, लेकिन इस उम्र में वो नहीं पहन सकती, क्योंकि ज़्यादा चमक-दमक के कपड़े उन्हें तो अच्छे लगते, लेकिन उनकी बहू रानी जो है, उन्हें अच्छे पसंद नहीं लगते। तो सूती पहनती हैं तो भी उन्हें पसंद नहीं आते, बहू-बेटों के बारे में बात करती है और वो कहते हैं कि इन कपड़ों में तो आप हमारी माँ ही नहीं लगते, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? तब अरण्या दमयंती को क्या कहती है देखिएगा, कितना मार्मिक आंसर होता है कि वह कहती है कि आप वही पहनो जो आपके मन को भाता है। एक अंडरलाइन करके रखिएगा इस वाक्य को दोस्तों कि हम भी अपने लाइफ में कई बार ऐसा प्रयास करते हैं, पता नहीं अभी हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, थोड़ा-सा 8 बजे तक हम लोग लेक्चर लेंगे, फिर हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन आज हमने आप लोगों का भी रखा हुआ है। तो इस बीच में आप आपके मतलब आपके कैमरे को भी ऑन ऑन करना है, सुन लीजिएगा, फिर बाद में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि जैसे कपड़ों में हाँ, अरण्या के स्वतंत्र विचारों की हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे हमारी अरण्या दमयंती को क्या सलाह देती है कि आपको वही करना चाहिए जो आपके मन को भाता है, आपको वही पहनना चाहिए जो आपके मन को भाता है। ज़िंदगी में कई बार ऐसे विवेकपूर्ण जो निर्णय होते हैं, वो हम लोग नहीं ले पाते हैं, है ना? इसके लिए क्या होना चाहिए? इसलिए हमारा जो मूल आधार है, वो परिपक्व होना चाहिए, हमारी नींव परिपक्व होनी चाहिए। मतलब कई बार हम अपने फैसलों को खुद नहीं ले सकते और जब तक हम अपने फैसले खुद नहीं लेते हैं मतलब ज़िंदगी के कई फैसले जैसे मुझे हिंदी लेना है, लेकिन मुझे हिंदी लेना है या ज्योग्राफी लेना है, आई एम वेरी कन्फ्यूज़ क्योंकि मेरी अपनी जो सहेली है, वो अपनी सहेली तो ज्योग्राफी में चली गई, यार अब मैं क्या करूँ? मुझे तो जबरन ज्योग्राफी लेना पड़ेगा। मुझे तो ज्योग्राफी का कोई नॉलेज ही भी नहीं है। तो ऐसा होता है, हम लोग ज़बरदस्ती ज्योग्राफी में चले जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट फेयर। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़, तो आप उस जगह पे बिल्कुल मत जाइए और जो चीज़ आपको पसंद है, तो उसे एक्सेप्ट करना भी जानिए। तो देखिएगा कि ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर यदि हम लोग अपनी नज़र दौड़ाते हैं, तो उस दृष्टि को देखते हुए आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए और साथ ही में आपका अंतर्मन, बहिर्मन की बात बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो आपका जो अंतर्मन जो आपको सलाह दे रहा है, जो आपको आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, उसे आपको आत्मसात करना चाहिए। यह इस वाक्य से समझ में आ जाता है। और देखिएगा कि वह अरण्या कहती है कि तब दमयंती को समझाती है कि आप वह पहनिए जो आपके मन को भाता है। तब दमयंती का मार्मिक आंसर देखिएगा, आप तो अपने दिलो-दिमाग की मालकिन हैं, अकेले रहती हैं, आप उदास नहीं रहती हैं। और तब अरण्या क्या कहती देखिएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक तौर पर जो व्यक्ति अकेला रहता है ना, वो व्यक्ति जानता है कि उस पर कितने शक्तियाँ होती है, कितने लोगों की नज़रें उस पर होती है। तो यह अकेली औरत जो रहती है वो जान सकती है। लेकिन अरण्या जैसी औरत की यदि बात हम लोग करें, अरण्या जैसी नायिका की यदि हम लोग बात करें तो अरण्या किसी की नहीं सुनती। जब वो अपने आम लाइफ में किसी का इंटरफेयर करना पसंद नहीं करती, तो राइटिंग में उसका इंटरफेयर करना पसंद ही नहीं होगा। और स्वाभाविक तौर पर वह किसी की बातों को आत्मसात करने वाली नारी नहीं दिखाई देती, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से अपने दिल को, अपने व्यक्तित्व को, अपने ज़िंदगी को, अपने राइटिंग को स्वतंत्र विचारों के साथ आत्मसात करने वाली नारी है। तो दमयंती अपने परिवार की कई बातें ईशान और अरण्या को बताते हुए कहती है कि उसके पति उसकी ज़रूरतों का इंतज़ाम कर गए। जीने मरने पर किसका वश चलता है? जिसको जितनी आयु मिलती है, उतना उसे जीना ही है। जाने के लिए तो सभी आए हैं। यही सृष्टि का नियम भी है। देखिएगा सृष्टि का नियम क्या होता है? सृष्टि का नियम तो यही कहलाता है कि जो इस सृष्टि का निर्माण हुआ है,
तो सृष्टि के निर्माण के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होगा। और परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, तो परमात्मा ने सृष्टि का राज भी तो देखा होगा, सोचा होगा कि कब कभी ना कहीं तो देखिएगा, जैसे यदि हम लोग अपने द्वापर युग में चले जाते हैं, तो द्वापर युग का राज चलाते थे कान्हा, श्री कृष्ण। और फिर श्री कृष्ण ने जो विरह मतलब, फिर उसके पश्चात त्रेता युग, सबसे पहले तो त्रेता युग आया, त्रेता के पश्चात द्वापर युग आया। मतलब देखिएगा कि श्री राम ने जो अपनी पत्नी का विरह भोगा, उस विरह को दूर करने के लिए श्री राम ने फिर से एक बार जन्म लिया, और वो कान्हा के रूप में। और फिर कान्हा ने अपनी जो रास लीला रचाई थी गोपियों के जरिए या राधा के जरिए, उससे उन्होंने पूरा कर लिया। तो फिर द्वापर हुआ, तो द्वापर के पश्चात आने वाले युगों का यदि हम लोग वर्णन करते हैं, तो उसमें हर एक युग की अपनी खासियत है। तो जैसे युग का निर्माण हुआ, वैसे युग का अंत भी हुआ। वैसे ही दमयंती अब उन्हें बताने जा रही है कि उसका जो पति था, उसके पति ने पूरा इंतजाम करके चले गए। अब देखिएगा, पति का इंतजाम करना यानी क्या, तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, आपके पास कॉपी होगी। तो पति का इंतजाम करना, यह इस पर डिस्कस हम लोगों से को करना है कि किस प्रकार के पति होते हैं, ऑफिशियल रूप में कहो या सोशल रूप में कहो, जैसे भी हो, तो किस प्रकार का स्टेटस उनका होता है, और उनका इंतजाम करने का तरीका क्या होता है। तो जीने मरने पर किसका बस चलता है, कोई इस जीने मरने का मतलब इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिसका ऊपर वाले ने जो लिखा हुआ है वो तो तय होना ही है। तो आयु जिसको जितनी मिलती है, उसे उतना जीना ही है। जाने के लिए तो सभी आए हैं, मतलब कोई नहीं है एक भी व्यक्ति ऐसा कि जो यहीं पर रहेगा। यही सृष्टि का नियम भी है। लेकिन अब मुझे चिंता होती है, शायद मुझे भी मरने का डर लग रहा है। देखिएगा कि किस प्रकार से अब हमारी जो दमयंती है, दमयंती अब उसके मन में डर है। डर किस चीज का, क्योंकि अब अरण्या उसे समझा रही है कि वो तो हर इंसान की नियति है, उससे में डरना नहीं है। मतलब देखिएगा कि जब दमयंती का वो आखिरी दौर चल रहा है, जिंदगी का आखिरी दौर, जबकि उसके साथ उसका बेटा है, बहू है, सारे लोग उसके साथ हैं, पर फिर भी उसके अंदर का जो धीरज है, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, कि उसे तो अपने ऊपर आत्मविश्वास है, लेकिन उसे अंदर से डर भी लगता है, निर्भय नहीं है। तो वह डरती क्या है कि मुझे अब इस जिंदगी को छोड़कर जाना पड़ेगा। अब आरण्या दमयंती से पूछती है कि हाँ, इंसान की तो नियति है, हमें डरना नहीं चाहिए। और फिर वो कहती कि आपका समय यदि इसमें नहीं कटता है, तो आप वृद्धाश्रमों में अपना योगदान दे सकती है। अब आया आपका वृद्धाश्रम। पूजा, आपने बताया था कि वृद्धाश्रम में जाना चाहती, तो अभी तक नहीं गई है हमारी दमयंती, लेकिन दमयंती का समय कटने के लिए अरण्या उसे सलाह देती है। कौन कौन सी सलाह देती, देखिएगा कि आपका समय नहीं जाता है तो फिर दोपहर में आप लोग अखबारों को, किताबों को पढ़कर पढ़ा सकती है, पढ़कर उन लोगों को वृद्धाश्रमों में जाकर सुना सकती है, उनकी चिट्ठियां लिख सकती है। घर में बैठकर यदि मन नहीं लगता है, तो यह काम आपको अवश्य करना चाहिए। और इस बात की स्वीकृति हमारी दमयंती देती थी। आखिरकार अरण्या दमयंती से पूछ लेती है, आपके घर में बच्चे हैं, फिर भी आपका मन क्यों नहीं लगता। देखिएगा कि जिंदगी की वास्तविकता क्या होती है। जिंदगी की वास्तविकता यह होती है कि हमारे घर में बच्चे होने के बावजूद भी हम घर में अकेले होते हैं। वाई, व्हाट इज द रीजन। इसकी चर्चा हम लोग इसके पूर्व कर चुके हैं, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन को दादा दादी के साथ बात करना, नाना नानी के साथ अपनी बातों को शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जितने प्यार से उन लोगों ने आपको बचपन से पढ़ाया था, बचपन से हर एक चीज के बारे में आपको बताया था कि आपको क्या करना चाहिए। आपके हर, जैसे चिड़िया होती है, कोई चिड़ी अपने आंगन में फुदक फुदक कर चलती है, तो हम बचपन में कितने सारे सवाल अपने दादा को, अपने नानी को किया करते थे, भूल गए। लेकिन हमारे दादा दादी, जब तक हमारी मेंटालिटी का पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, पूरा समाधान नहीं होता था, तब तक हमें बात करते रहते थे। लेकिन आज यदि हम वो हमें एक सवाल करते हैं, तो इतने जोर से चिल्लाते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने कौन सी चीज मांगी है। तो ऐसा आखिरकार होता है।
और ये जिंदगी की वास्तविकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता। न तो आप, न तो दमयंती के घर में रहने वाले वो बच्चे। देखिएगा कि समाज की दृष्टि जब हम लोगों पर जाते हैं, वास्तविक तौर पर यंग जनरेशन पर जाते हैं, तो हम यंग जनरेशन को कैसे रहना चाहिए है, नहीं है ऐसा नहीं है। घर में कई ऐसे संस्कारी बच्चे हैं कि आज भी अपने मम्मी की, आपके पापा की, दादी की सेवा करते हैं। करते नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन वो जो संस्कार उन बच्चों में बचपन से डाल दिए गए हैं, उन संस्कार बच्चों में ये संस्कार होने नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है, वो तो आते हैं। लेकिन आप जिंदगी को अपनाते हुए कई ऐसे परिवार देख चुके हैं, कई ऐसे विघटनकारी मोड़ जिंदगी के देख चुके हैं, जिसके भीतर अपने ही घर के बच्चे पराये हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? और दमयंती की जो हालत आज हुई है कि उसके घर में बच्चे हैं, फिर भी उसका मन नहीं लगता है। अब देखिएगा कि दमयंती क्या उस पर बताती है। दमयंती बताते कि मैं तुम्हारी तरह अकेली होती तो क्यों परेशान होती, बच्चे तो मेरे साथ रह रहे हैं, घर आज भी मैं चलाती हूँ, और मैं अपने ही घर में पराई हो गई हूँ। मेरा सामान मेरी इजाजत के बिना उठाया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात दमयंती के माध्यम से बताई जा रही है। कई परिवार आज भी ऐसे हैं दोस्तों, कई परिवार। मतलब यदि हम अपने घर का नहीं बल्कि अपने समाज का अवलोकन करते हैं, हमें पता है कि आपके हर एक के घर में जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हर एक के घर की जो हालत है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे संस्कारों से आए हैं। और जबकि अच्छे संस्कार आप में हैं, और इसलिए हिंदी जैसे ब्रॉड माइंड वाले विषय को आप लोगों ने सभी ने चुना हुआ है। तो नाज है मुझे मेरी इन छोटी सहेलियों पर कि बहुत अच्छा लगा कि जब भी हम आपको कहते हैं कि बेटा आपके माइक ऑन कर दीजिए, आपका कैमरा ऑन कर दीजिए, जब भी हम आपके परिवार के अपने घर को, उस परिवेश को देखते हैं, तो याद आ जाता है कि नहीं, आपका परिवेश जो है वह अच्छा है। मतलब देखिएगा कि जब हम समाज का अवलोकन करते हैं, सिंहावलोकन, और करना भी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम किताबी बातों को ही आपको अग्रसर करा दें, इतना ही प्रयोजन नहीं होता है किसी संपादक मंडल का देने के पीछे। तो जब हम समाज का अवलोकन करते हैं, तो समाज के अवलोकन के पीछे हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जैसे आज दमयंती की हालत है, तमाम ऐसी नारियां होगी, तमाम ऐसी दमयंतियां होगी कि जिनके घर में बच्चे होते हैं, जिनके घर में बच्चे होने के साथ वह फिर भी अकेली रहती होगी। भले ही उनका घर वो स्वयं चलाती है, पर फिर भी वह अपने ही घर में पराई हो जाती है। उसका अपना खुद का सामान उसकी इजाजत के बिना ही उठाया चला जाता है। क्या उठा कर ले गए थे, प्रश्न लिख कर रखिएगा। आरण्या में बहुत दुखी हूँ, पीछे मैं तो आश्रम गई तो माधव को बच्चे धमकाते रहे कि बोल मामा लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। अब देखिएगा कि जैसे बच्चे उस चाबी को, लॉकर की जो चाबी होती है, उसे ढूंढने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब किस प्रकार से, तो जिस रूप में उनको चाहिए कि मैं अपने बच्चों का विरोध नहीं कर सकती, मतलब वो अपने बच्चों का विरोध नहीं करना चाहती, पर उनका भी अपना कोई फर्ज बनता है कि मैंने कुछ खा। देखिए बच्चों को और बूढ़े लोगों को क्या लगता है, यदि आपके घर में आपके साथ आपके दादा दादी नाना नानी नहीं है, तो आपका फर्ज बनता है कि वो आज किस हालत में है। आप उसे देखिए, चाची, क्या आपके मम्मी पापा उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं या नहीं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उनको सचेत कीजिएगा कि नहीं मम्मा, आपका इस जगह पर आपकी गलती हो रही है। हो सकता है कि यही चीज आप पर भी लागू हो जाए, आपको भी बेटा दिया है, आप भी किसी की बहू बनने वाली हो, तो आपका उत्तरदायित्व है। और नहीं है तो आपका उत्तरदायित्व यह होता है कि आप अपने मम्मी पापा की बहुत अच्छे से सेवा करें। क्या लगता है यार, उनको सेवा करने के लिए आपके पास तो आप खुद कमा नहीं रहे हो, जो उन्हीं का है। बस एक ही फर्ज बनता है आपका। आपका मिस दमयंती कहती है, अपने बच्चों से बात करना चाहती है कि बच्चों की चाहत क्या है, उसकी चाहत क्या है कि बच्चों ने आखिरकार क्या करना चाहिए।
तो मैंने कुछ खाया पिया या नहीं, मैं बीमार हूँ, दवा लेती हूँ, टेस्ट करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, सारे कार्य वह खुद अपना करे करती है, सब मैं अपने ही आप कर लेती हूँ। माधो का सहारा है, वही मेरी देखभाल करता है। और बच्चों की इसी हरकत से मेरा धीरज खत्म होता जाता है। फ्लैट की कागजात बेटा मांग रहा है, डॉक्टर के यहाँ गई तो बहू ने मेरा दीवान उठा लिया और पूछने पर कहा कि मुझे बहुत पसंद है। आपको आ गया कि मेरा सामान मेरी इजाजत के बिना उठाया जाता है, तो कौन सा सामान उठाया जाता है, क्लियर हो गया आपको कि जिस प्रकार से दीवान उसका उठा गया और अपने जगह पर रख दिया गया उनकी बहू ने। मैं अपने कमरे से ड्राइंग रूम में नहीं आ सकती है, वहां मेरे मेहमानों को नहीं बिठा सकती है, जबकि वहां का सब फर्नीचर साज सामान मेरा अपना खुद का बनाया है। मैं किसी बेजान काठ की तरह देखी जाती हूँ। तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। तीनों कौन? उनके बेटे। दमयंती का मंझला बेटा मेहमान साथ लेकर आता है और ड्राइंग रूम में माँ के मित्रों को देखकर गुस्से से कहता है, आपके मेहमानों को अपने कमरे में ले जाओ। देखिए किस प्रकार से उनका जो मंझला बेटा है वह क्या कार्य करता है, और तब दमयंती का वास्तविक तौर पर उत्तरदायित्व होता है। इन्हें कहती है कि मैंने बड़ी मिन्नत से रोका है, हमें समय लगेगा। अब तक तो बात नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उसमें साहस आ गया। साहस अरण्या के कारण आया, क्योंकि अरण्या ने क्या कहा कि कपड़े तुम वही करो जो आपको करना चाहिए, वही आपको लेना है जो आपको लेना चाहिए। और इस बात पर जो उसमें हिम्मत बन जाती है कि नहीं, आपने बनाया हुआ है तो आपका पूरा उत्तरदायित्व है। और इसलिए वो बच्चा कहता है कि तुम तुम्हारे मेहमानों को लेकर अपने कमरे में लेकर जाओ। तब दमयंती क्या कहती है पता है? दमयंती कहती है, बड़े मिन्नत से मैंने उनको रोका हुआ है, मुझे समय लगेगा, देखिएगा। और इस पर बेटा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। माँ का विरोध वो सहन नहीं कर पाता और वह अपना गुस्सा माधव पर उतार देता है। वह माधव को घर से बाहर निकल जाने को कहता है। और तब दमयंती उसे क्या कहती है, इस घर की मालकिन मैं हूं, माधव यही रहेगा। अरण्या और ईशान जाने के लिए निकलते हैं। तब दमयंती को घबराहट होती है कि वह अरण्या को रुकने के लिए कहती है, लेकिन अरण्या दमयंती को कहती है कि आपने जो किया इसका अधिकार आपको था। अरण्या हर स्त्री में अपनी अस्मिता की पहचान कराना चाहती है। हमें खुद को अपनी सुरक्षा करनी है, हम किसी के सहारे क्यों जाए, हम खुद ही हमें खुद स्वीकार करना है कि हमें मैं भी एक केवल नारी हूं ना, मैं केवल एक नारी नहीं बल्कि एक मैं मनुष्य हूं। तो इस प्रकार की हमें अपनी खुद की पहचान करनी है, अपने अपने खुद को अपनी सुरक्षा के साथ बचाना है। हम किसी के सहारे नहीं जीना चाहते, हमें खुद को स्वीकार करना है कि मैं नारी नहीं बल्कि मैं अपना एक मनुष्य हूँ। नारी नहीं, देवी नहीं, दानवी नहीं, बल्कि मैं अपनी मनुष्य जीते हुए, मनुष्य यापन करते हुए अपने जीवन को अपनी और अग्रसर करते हुए देखूं। और इस प्रकार की पहचान अरण्या दमयंती में डालना चाहती है। दमयंती में नहीं, तमाम ऐसी नारियों में वह डालना चाहती है और अपनी खुद की अपनी एक पहचान, अस्मिता की पहचान कराना चाहती है। खुद को अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए, ये न्यू हर एक नारी में वह डालना चाहती है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। अब आप लोगों का समय आ गया है, प्लीज आप हमें बीच में रखिएगा और बाकी सारे लोग आ जाइए स्क्रीन पर। रीना, यामिनी, प्रियंका, प्रीति, पल्लवी, सभी लोग चाहिए मुझे। ओके, प्रियंका नहीं आ रही है, हमें बीच में ले लीजिएगा और आज आज पड़ोस में सभी बच्चियों को। ओके, हाँ चलिए, किससे स्टार्ट करें? नीलोफर, दीक्षा, पल्लवी, नीलोफर, प्रियंका, दीक्षा। हाँ, अभी बात करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कितना समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज यू डिस्कस इट। क्या क्या समझ में आया आपको, आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही गाड़ी दौड़ा रहे समय सर? आ रहा है मैम।
क्या क्या आ रहा है बताइएगा थोड़ा। ठीक है, स्टार्टिंग पूजा से करते हैं, एंड दीक्षा से करते हैं। प्रियंका, पल्लवी आ अ, जाइएगा। हाँ बोलिए। यह उपन्यास कृष्णा सोपती जी ने लिखा था 2000 में। कृष्णा सोपती जी ने यह उपन्यास में नारी को उपस्थित किया है। यह उपन्यास की नारी आरण्या है और नायक ईशान है। आरण्या जो अकेली है, वो बूढ़ी है। हाँ ठीक है। वो तन से वहाँ। और शायद प्राची बता पाए कुछ। आपका माइक ऑन कर दीजिएगा बेटा, और आप बात करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और पल्लवी। उनके व्यक्तित्व में लेखिका का व्यक्तित्व झलकता है। हाँ ठीक है, उस खुद राइटर ही है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। सी इज राइटर ना। हाँ यस। प्राची शायद आप कुछ बोल पाए बेटा। सभी को मौका मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। रीना, पल्लवी, प्रियंका, दीक्षा गायब हो गई क्या? हाँ यामिनी, यामिनी आप बीच बीच में आती हो बेटा, क्यों परेशान करती हो आप, क्या प्रॉब्लम रहता है आपका, बताओ तो। मैम हमारा घर बीच में है ना, तो नेट नहीं आता है घर में। घर बेचना है तो नेट। नेटवर्क नहीं, नेटवर्क नहीं आता घर में इसलिए। अच्छा अच्छा, तो आपको बीच बीच में कटना पड़ता है, फिर से जुड़ना पड़ता है ऐसा, तो 3 3 बार क्यों ज्वाइंट होती हो आप? नहीं मैम, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था वो। अच्छा ओके ठीक है। पल्लवी और मराठी के प्रियंका। लेक्चर में हाँ समझ में। मराठी के लेक्चर में मेरे नाम के 5 लड़के हैं मैम, ऐसा हो रहा है। ओके ओके। हाँ दीक्षा, एनी प्रॉब्लम बेटा आपको? सभी को समझ में तो आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? रीना, रीना समझ में आता है बेटा हाँ आपको? मैम। हाँ मैम। हाँ, क्या क्या लिया आपने, कोई बात कर सकता है अभी? अभी केवल 10 मिनट है हमारे पास, 9, हाँ 9 मिनट है अपने पास, जल्दी जल्दी बात कीजिएगा। क्या 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 लिया आपने? प्रीति आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। हाँ बोलो प्रीति बोलो। हाँ पूजा, आपको नोट्स के बारे में बात करनी थी। आज नाइट को मुझे कॉल कर दीजिएगा, क्लासरूम में बताते हैं कि आज भिजवा देंगे और भूल जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद दूसरे कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लग जाते हैं अपने कामों में और भूल जाते हैं। और जब आपकी बात आती है, आपका नाम याद आता है, तो फिर नोट्स याद आते हैं। और ये तो काम एक 5 मिनट में भिजवाने वाला है ही नहीं। यदि आप हमारे सामने होते तो आपके पास नोट्स भिजवा सकते थे, लेकिन वो वैसा भी नहीं है। पता नहीं है लॉकडाउन कब खुलेगा और कब हम लोगों की बात होगी, है ना। तो हाँ दीक्षा, पल्लवी, पर प्रियंका, आपको देखना चाहते हैं बेटा, आपको यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो यू डिस्कस इट। आप लोग सभी लोग डिस्कस कीजिए, जरूरी नहीं है कि कोई एक आधे डिस्कस करे, सारे लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ आप लोग बात करते रहिएगा, ग्रुप डिस्कशन इसीलिए होता है। केवल 8 मिनट बाकी अभी आपके पास। समय सरगम इस उपन्यास की जो नायिका है अरण्या, उसके संदर्भ में चर्चा कीजिए। चलिए, क्या लगता है आपको ऐसा कि क्या समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज का उत्तरदायित्व या अपना खुद का पति, कितनी बार समाज में रहने वाले कितने लोगों को आप लोग देख चुके हैं कि वो जब पति की मृत्यु के उपरांत उस नारी की स्थिति कैसे होती, क्या आप लोग देख चुके हो ऐसे कोई स्थिति का एग्जाम्पल है आपके पास? यू डिस्कस इट, आपको जो लगता है वो डिस्कस करते रहिएगा। मन में कोई बातों को यदि छिपा कर रहते हो ना तो मजा नहीं आएगा। आप सबके साथ शेयर करना सीखिए। हाँ बोलिए। प्रीति आपकी आवाज नहीं सुनी बेटा। अरे बोलो कोई तो। प्रीति की आवाज नहीं सुनी। नीलोफर और प्रीति, दोनों का लुकिंग एक जैसा है क्या, प्रीति और नीलोफर का? सारे अरे यार खाना खाते रहो, केवल रीना और हम बहुत अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं और बाकी के सब दुबले पतले हैं।
है ना रीना, शायद आर नाम है ना आपका रीना और हमारा रूपाली, इसलिए शायद हो सकता। हाँ मैम। चलो कोई बात नहीं, ये बच्चियां खाती पीती नहीं है। नीलोफर, प्राची, यामिनी, प्रीति, पूजा सारे पीपी के लोग हैं ना, इसलिए शायद हो सकता है कि ये हाँ ये दीक्षा भी वैसे ही है। चलो खाते पीते रहो बेटा, अच्छे रहो, घर में सुरक्षित रहो, है ना। और साथ में स्टडी भी करते रहो, जरूरी नहीं है कि आप लोग मस्ती करते रहो दिन भर, आपको स्टडी भी करनी है। राइटिंग कर रहे हो क्या, गूगल क्लासरूम में जुड़ रहे हो क्या आप लोग? गूगल, जी यस हाँ मैम। मैम, हाँ गूगल क्लासरूम में जो कर वीडियो रहे आपके डाले जा रहे हैं, कल का वीडियो शायद ही नहीं डाल पाए हम, कल थोड़े दूसरे काम में व्यस्त थे, तो आज शायद डाल पाएंगे, तो कल का और आज का तो ऐसे आप लोग उसे देख तो रहे हो, पढ़ तो रहे हो, यस सुन। मैम, उसे यस मैम। सुनकर अब हम लिख रहे हैं जो आप बताते हो वो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आप लोग सभी लोग ऐसा ही कर रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो। हाँ इसका पीडीएफ भिजवा देंगे बेटा, ताकि आपको उसको प्रिंट निकालने में या लिखने में आसानी हो जाए, क्योंकि लेक्चर्स के दौरान जो बातें आपके साथ शेयर की जाती है उसमें बहुत सारी जनरल बातों को भी लिया जाता है, और जनरल बातें इसलिए भी ली जाती है ताकि आप उसे समझें। अदरवाइज आपको यदि दूसरे एग्जाम्पल के साथ बताया नहीं जाएगा तो आप लोग उसे समझ नहीं पाओगे ना, इसलिए दूसरी बातों को भी डिस्कशन के तौर पर लिया जाता है। हाँ और कुछ, प्रियंका कुछ कहना चाहती हैं? अभी आप अपना डिस्कशन कीजिए, आपको क्या लगता है उपन्यास को लेकर? प्लीज यू डिस्कस इट, चुप्पी मत साध कर बैठिए, सबको बोलना है, सभी की आवाज सुनना चाहते हैं। कोयल जैसी मीठी आवाज है सबकी, और उस आवाज को देखना चाहते, सुनना चाहते हैं। हाँ आज किसी के घर में कपड़े धोने की आवाज आ रही है। हाँ चलो मैम। बोलते, हाँ जी बोलिए यामिनी। मैम मैं अगले 10 दिन तक नहीं आ पाऊंगी, लेक्चर नहीं कर पाऊंगी। बाप रे, अगले 10 दिन क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाँ मैम, एनसीसी का ये आरडी का कैंप जा रहा है ना, तो वहाँ जाना। तो कैंप के लिए अभी परमिशन मिल गई क्या आप लोगों को? हाँ मैम, कल सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा ना, आप मतलब आपको कॉलेज जाना हाँ। पड़ेगा अभी, कहाँ हाँ तो जाना है? 10 दिन के लिए एमजे कॉलेज को है मैम। अच्छा यही के यहीं पर है, मतलब हम सोच में पड़ गए कि दिल्ली या वगैरह उस जगह पे आपको जाना है। नहीं, 10 दिन तक एमजे कॉलेज को है ट्रेनिंग, और 10 दिन के बाद अमरावती जाना है। ओके ठीक है, ठीक है, लेकिन अपनी खुद की केयर करना, बहुत अच्छे से रहना उस जगह पर जाते हो, क्योंकि पब्लिक प्लेस में यदि हम लोग जाते हैं बेटा तो हमें खुद को सेफ्टी रहना हाँ पड़ता, जी क्योंकि मैम। अभी तो मास्क वगैरह लोग लगाते नहीं है बाहर, यदि हम लोग देखते हैं तो खुद को अपनी अपनी सेफ्टी करना आना चाहिए। अपने पास सैनिटाइजर रखो, कंपल्सरी रूप में रखो, मतलब जरूरी नहीं या है कि मैम। हम किसी चीज को छू ले और पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पर एंटर हो जाए। तो अपना खुद का ख्याल रखो, हमारी शुभकामनाएं, हमारा पूरा आशीष आपके साथ है, बहुत अच्छे से रहो। लेकिन 10 दिनों के बाद तक हमें, थैंक यू 10 मैम। दिनों तक हम आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि बीच में आने वाली केवल आप ही होती हो, है ना, बीच बीच में परेशान करने वाली आप ही होती हो। तो 10 दिनों तक तो हम आपको जरूर मिस करेंगे। ये बच्ची क्यों नहीं आती है, ये बच्ची क्यों नहीं आती, जब परेशान करते तो भी, प्यार करते तो भी, दो व्यक्ति हमेशा याद रखते, ध्यान। यस मैं मैम। भी मैं इसका हर लेक्चर का यही प्रॉब्लम है, ये आती है और लेफ्ट हो जाती है, सब मैम को उस पे गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए बेटा, उसकी अपनी मजबूरी है। देखिए गुस्सा इसलिए आता है कि जब इस मोबाइल पर हम लोग लेक्चर्स लेते हैं ना तो गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि पहली चीज तो है कि इसमें मतलब प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, यदि मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ ना हाँ मैम वो, हाँ तो स्क्रीन शेयरिंग तो होता है, बार बार लेफ्ट। और फिर बार बार हमें, फिर इसके फंक्शंस भी तो मोबाइल के अजीब होते हैं यार, लैपटॉप में तुरंत समझ में आ जाता है लेकिन उसका समझ में नहीं आता है मोबाइल का। तो फिर इसलिए गुस्सा करते होंगे वो लोग, क्योंकि अधिकतर जो लेडी है या जेंट्स है ना वो अपने मोबाइल्स पर लेक्चर्स लेते हैं, बहुत ही कम लोग लैपटॉप पर लेते हैं। तो लैपटॉप पे ऐसा कोई मुझे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, इसलिए यामिनी हम आपसे गुस्सा नहीं है बेटा, प्यार ही करते हैं ना, सभी से प्यार करते यस। हैं वैसे, और प्यार करना भी चाहिए। आपसे प्यार नहीं करेंगे तो और किससे प्यार करेंगे, तो आप ही तो हो हमारी जी दौलत, हाँ। है ना। मंदिर मानते हैं, हमारा ज्ञान मंदिर मानते हैं, तो ज्ञान मंदिर के देवता आप लोग हैं और हम आपके पुजारी है, तो देवताओं को प्रसन्न करना हमारा उत्तरदायित्व होता है, तो आपसे नाराज होकर करना चाहिए।
है ना। तो आपको नाराज नहीं करेंगे, लेकिन मिस जरूर करेंगे 10 दिनों तक। 10 दिनों के बाद वापसी जब होगी तब हमें भी तसल्ली होगी कि नहीं, आप जैसी हो उससे ज्यादा रीना और हमारे जैसे होना चाहिए आपको। यामिनी आपसे बात कर रहे हैं। और छुट्टियों के पश्चात आप सभी लोगों का उत्तरदायित्व तो होता है बेटा कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रखो और साथ में आप भी हेल्दी रहो, है ना। हेल्दी का मतलब बहुत अच्छे से स्ट्रांगली रहो, ऐसे दुबले पतले लोगों से काम नहीं चलेगा। प्रीति है, यामिनी है, दीक्षा ने तो दिखा दिया अपना, पल्लवी नहीं मैम, मैं दुबली नहीं हूँ। कौन, अरे कहा हमारे जैसे हो क्या स्ट्रांग, रीना। हाँ मैं मैम। नहीं आऊँ। अच्छा ये पल्लवी नहीं आ रही ना, पल्लवी को देखिए क्या रहे आप लोग, काली है, गोरी है, उसकी आंख है पतली हो भी। देखो उसकी आंख है आ या गए नहीं। मैम। अब आ गई, अब तक छिपी थी। अभी तक हम लोग यदि चर्चा कर रहे थे तो आ नहीं रही थी, तो अब आ गई वो बच्ची। अब देखिए ना, हम इतने सब बच्चों में केवल रीना और रूपाली दोनों आर वो भी पल्लवी, और हम दोनों ही हेल्दी है, स्ट्रांग है, और शायद आप लोगों के बीच में इसीलिए हम दोनों आस पड़ोस में आके खड़े हुए हैं। तो बेटा आपको हेल्दी रहना चाहिए, बहुत अच्छे से रहना चाहिए। इसलिए आपको हेल्दी रहने की बीच बीच में बात करते हैं, ताकि हमें अपनी फैमिली को देखना है। हम ही यदि ऐसे रहेंगे तो हम अपने फैमिली को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। और कुछ ना कुछ तो सीख हमें अरण्य से लेनी चाहिए। अरण्या स्वतंत्र विचारों को अपनाती है, और किस रूप में वह स्वतंत्र विचारों को अपनाती है और क्यों अपनाती है स्वतंत्र विचारों को, क्योंकि वो अकेली रहती है। और अकेले रहने के पश्चात ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप हल करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली की हर घटनाओं के साथ हमें तादाद में स्थापित करना पड़ता है। और अरण्या भी यही चाहती है। अरण्या यह चाहती है कि समाज की हर एक नारी, मतलब जरूरी नहीं है कि केवल दमयंती की